हेलो, हाय एवरीवन। सो वी आर कंटिन्यूइंग द टॉपिक। आज इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के रिजल्ट में जो पोलन ग्रेन हैं अगर वो कॉम्पिटेबल होते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को आगे प्रमोट किया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, पोलन ग्रेन की जो जर्मिनेशन है स्टिग्मा के ऊपर उसको प्रमोट किया जाता है। वो हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था। चलो, हमने मान लिया कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया, पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन भी हो गई। तो पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी जो स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए अब वो कहाँ तक आएगी, नीचे ओवरी के अंदर आएगी। अब ओवरी के अंदर पहुंचने के बाद में वो ओव्यूल के अंदर एंटर होगी। तो थर्ड जो स्टेप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रेंस ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। तो थर्ड कौन सा स्टेप है अब हमारे पास, एंट्रेंस। किसकी एंट्रेंस, एंट्रेंस है पोलन ट्यूब की, एंट्रेंस ऑफ पोलन ट्यूब किसके अंदर, इनटू ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर। जो ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब एंटर होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो समझो, ये क्या है, ये जो पार्ट है वो स्टिग्मा वाला पार्ट है, उसके बाद में स्टाइल वाला पार्ट है, उसके बाद में कौन सा पार्ट है, उसके बाद में जो ओवरी वाला है वो पार्ट है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जो ओव्यूल है वो प्रेजेंट होता है। अब हम इसी ओव्यूल के अंदर किस तरीके से पोलन ट्यूब एंटर होगी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर एक कोई पोलन ग्रेन था, ये क्या हो गया, कॉम्पिटेबल था, इस वजह से जर्मिनेट भी हो गया और यहाँ से पोलन ट्यूब मूव करती हुई कहाँ तक आ गई, अंदर की तरफ आ गई। अब ये कहाँ पर एंटर होगी, ओव्यूल के अंदर एंटर होगी, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है, दिस इज अ पोलन ट्यूब। ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन, ये पोलन ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रही है। किसे रिप्रेजेंट कर रही है, पोलन ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि अब जो ये पोलन ट्यूब है, ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब जो है, पोलन ट्यूब को गाइड करेगा। कौन गाइड करेगा, देखो पोलन ट्यूब अब आगे आने के बाद में कहीं पर भी जा सकती है, तो इसको ओवरी के अंदर कौन गाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे स्टाइल के अंदर कुछ केमिकल कंपोनेंट्स थे जो उसे गाइड कर रहे थे, अब आगे ओवरी के अंदर पहुंचने के बाद में उसे कौन गाइड करेगा। स्टाइल के अंदर जो कैल्शियम बोरोन के जो शुगर का कॉम्प्लेक्स होता है वो उसे गाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और बोरोन मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए, जो हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा प्यार दीजिएगा ताकि चैनल अच्छे तरीके से ग्रो हो सके। ये एक रिक्वेस्ट है आप सबको। सो लेट्स डिस्कस। अब यहाँ पर जो पोलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ को कौन गाइड करेगा, ये क्वेश्चन है। इसकी ग्रोथ को गाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर। क्या उसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, तो ऑफकोर्स इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है ऑब्ट्यूरेटस। क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूरेटस। जो ऑब्ट्यूरेटस कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑब्ट्यूरेटस ये जो फ्यूनिकल है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं या प्लेसेंटा के साथ अटैच होते हैं। कुछ ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर पोलन ट्यूब की ग्रोथ को गाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पोलन ट्यूब ग्रो करती हुई अब ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी। ये ऑब्ट्यूरेटस क्या करेंगे, गाइड करेंगे, जिसकी वजह से जो पोलन ट्यूब है वो किस में एंटर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ट्यूब एंटर हो जाएगी किस में एंटर हो जाएगी, ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाएगी। ओव्यूल के अंदर जो पोलन ट्यूब है उसकी एंट्रेंस कहीं से भी हो सकती है। उसकी एंट्रेंस के हिसाब से टाइप्स होते हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे नीट के सिलेबस के अंदर एंट्रेंस के रेस्पेक्ट में जो टॉपिक है वो नहीं दिया हुआ, और ना ही कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस 10 to 12 ईयर्स तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कैसे एंट्रेंस के हिसाब से, कैसे जो पोलन ट्यूब है, जैसे देखो, अब देखो मैं सिर्फ ओव्यूल को बना रहा हूँ। मैं किसको बना रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर सिर्फ ओव्यूल को बना रहा हूँ। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको मे बी क्लासेस के अंदर जो इसके जो टाइप्स है इसके नेम भी बताए गए होंगे, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इस वजह से उनको लर्न मत करना है, क्योंकि वो एनसीईआरटी के सिलेबस में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। सिर्फ समझो, देखो कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे ये पोलन ट्यूब आई, ये पोलन ट्यूब चेलेजल रीजन से भी क्या कर सकती है, ओव्यूल के अंदर एंटर कर सकती है। एक तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो पोलन ट्यूब है वो चेलेजल रीजन से एंटर करे। यहाँ पर इस केस के अंदर जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब चेलेजल रीजन से क्या कर रही है, एंटर कर रही है। ये चेलेजल, इस वाले केस में ये चेलेजल रीजन है।
या जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से एंटर कर सकती है, या जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर सकती है एक दूसरे रीजन से। जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर सकती है, कहाँ से एंटर कर सकती है, ये जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर सकती है चेलेजल के अलावा यहाँ से एंटर कर सकती है, यहाँ से एंटर कर सकती है, साइड वाइज, मतलब इसके अलावा किसी और पोर्शन से जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर सकती है। या वो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगी, मे बी जो पोलन ट्यूब है उसकी जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस हमें कहाँ से दिखाई देगी, जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर सकती है माइक्रोपाइल रीजन से। पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगी कि जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल का रीजन है वहाँ से जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर रही है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, ऑब्ट्यूरेटर्स पोलन ट्यूब की एंट्रेंस को या ग्रोथ को गाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पोलन ट्यूब ग्रो करते हुए एंटर करेगी। मेनली जो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर या मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर जो एंटर होती है वो किस साइड से एंटर होती है, वो मेनली या मोस्टली जो एंटर होती है किस साइड से एंटर होती है, वो माइक्रोपाइलर रीजन से। या किस रीजन से, जो माइक्रोपाइलर रीजन है वहाँ से एंटर होगी। कहाँ से, माइक्रोपाइलर जो रीजन है वहाँ से क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। माइक्रोपाइलर रीजन से क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। इस चीज़ को अच्छे तरीके से ध्यान से लर्न रखना। फिर माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर होगी, उसके बाद में एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर हो जाएगी। ये तो क्या हुआ, ये हमें अच्छे तरीके से यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है। इन द केस अगर पोलन ट्यूब चेलेजल रीजन से एंटर करती है तब भी ये मूव करते हुए अंदर की तरफ कहाँ पर आएगी, इस माइक्रोपाइलर रीजन के टूवर्ड आएगी और फिर वहाँ से एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर होगी। अगर ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब ना तो चेलेजल रीजन से आती ना तो माइक्रोपाइलर रीजन से आती, किसी और रीजन से साइडवाइज आ जाती, उस केस में भी ये पोलन ट्यूब ग्रो करते हुए कहाँ तक आती, ये पोलन ट्यूब ग्रो करते हुए माइक्रोपाइलर रीजन के टूवर्ड ही आती, फिर वहाँ से एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर होती। तो यहाँ से देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दो चीज़ें। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझो कि मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो पोलन ट्यूब है वो ओवरी के अंदर पहुंचने के बाद में जो ओव्यूल के अंदर एंटर होती है वो माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर होती है, और फिर माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर होने के बाद में वो एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर हो जाएगी। इन द केस अगर पोलन ट्यूब, तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि वो कहाँ से एंटर होगी, माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर हो जाएगी। माइक्रोपाइलर कौन सा रीजन होता है, जहाँ पर इंटेग्यूमेंट की कवरिंग एब्सेंट होती है। माइक्रोपाइलर के जस्ट अपोजिट चेलेजल रीजन होता है, या पोलन ट्यूब चेलेजल रीजन से एंटर हो सकती है। अगर वो चेलेजल रीजन से एंटर हुई तो इसका ये मतलब नहीं कि चेलेजल रीजन से ही वो एम्ब्रियो सेक में एंटर कर लेगी, नहीं। यहाँ पर तो एंटीपोडल सेल प्रेजेंट है, वहां पर एंटर करेगी तो उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट है वो एक सेल के साथ फ्यूज होने चाहिए। एक सेल तो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोपाइलर रीजन के टूवर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो एम्ब्रियो सेक का ऐसा पोर्शन जो माइक्रोपाइलर के टूवर्ड होता है वहां पर एक सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अगर चेलेजल रीजन से भी पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो फिर वो भी ओव्यूल के अंदर ग्रोथ को शो करेगी, कंटिन्यूस करेगी, और उसकी भी एंट्रेंस होगी कहाँ से, अल्टीमेटली या फाइनली वो भी माइक्रोपाइलर रीजन से होगी। मतलब वो भी मूव ग्रो करते हुए माइक्रोपाइलर रीजन तक ही पहुंचेगी। अगर वो साइड वाइज एंटर कर लेती तो उस केस के अंदर भी ये ग्रो करते हुए कहाँ तक पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगी अप टू द माइक्रोपाइलर रीजन तक ही पहुंच जाएगी, क्योंकि माइक्रोपाइलर रीजन के टूवर्ड जो एम्ब्रियो सेक का पोर्शन है वहां पर एक सेल प्रेजेंट है, और ये मेल गैमेट जो है वो एक सेल के साथ फ्यूज होना चाहता है, वन मेल गैमेट। तो इस वजह से अल्टीमेटली मतलब एंट्रेंस कहीं से भी हो, आखिर में या लास्ट में, मतलब फाइनली इस पोलन ट्यूब को आना कहाँ पर पड़ेगा, इस माइक्रोपाइलर रीजन के टूवर्ड आना पड़ेगा, या एम्ब्रियो सेक का वो रीजन जो माइक्रोपाइलर के टूवर्ड होता है वहां तक आना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए हम बोलते हैं एंट्रेंस ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, कि ओव्यूल के अंदर जो पोलन ट्यूब है वो एंटर हो गई है। हमने यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं ये सारे प्रोसेस अच्छे तरीके से चल रहे हैं, और ये जो पोलन ट्यूब है ये कहाँ पर एंटर हो गई है, ओव्यूल के अंदर एंटर हो गई है, और माइक्रोपाइलर रीजन तक आ गई है। अब इसके बाद में क्या होगा, मोस्टली कहाँ से होती है, माइक्रोपाइलर रीजन से जो पोलन ट्यूब है वो एंटर हो जाएगी। अब एंटर होने के बाद में क्या होगा, ओव्यूल के अंदर तो एंटर होगी। अब ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है। तो अब ये पोलन ट्यूब किस में एंटर होगी, एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर होगी। तो अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है या नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, एंट्रेंस ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक। अब इसके बाद में जो पोलन ट्यूब है वो किस में एंटर करेगी, वो एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करेगी। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखो, समझना। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंट्रेंस ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक। किसके अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर। जो एम्ब्रियो सेक है उसके अंदर वो एंटर कैसे करेगी उसे समझना है आपको ध्यान से। सबसे पहले देखो आप कॉन्सेप्चुअली समझो, डायग्राम से समझो। मैं सिर्फ ओव्यूल की डायग्राम बना रहा हूँ, और हम यहाँ पर जो ओव्यूल की जो डायग्राम बना रहे हैं इसके अंदर जो हमारा मेन फोकस है वो किस पे रहने वाला है, जो मेन फोकस है वो एम्ब्रियो सेक के ऊपर रहने वाला है। किसके ऊपर रहने वाला है,
जो मेन फोकस हमारा रहेगा, ये मेन फोकस हमारा एम्ब्रियो सेक के ऊपर रहेगा। इसके अंदर, इसी ओव्यूल के अंदर हमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सेक। हमने यहाँ पर माना कि यहाँ तक ये मान लिया है कि जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर एंटर हो गई है और माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर हो रही है, चेलेजल से हो रही है, साइड वाइज हो रही है। अल्टीमेटली जो उसका जो पोर्शन है वो कहाँ तक आएगा, माइक्रोपाइलर रीजन तक आएगा या एम्ब्रियो सेक के उस रीजन तक आएगा, उस रीजन के टुवर्ड आएगा जो माइक्रोपाइलर के टुवर्ड है। अब हमें पता है कि इस एम्ब्रियो सेक के अंदर यहाँ पर तो एक क्या प्रेजेंट है, एक सेल प्रेजेंट है और उसके पास में 2 और सेल है। इन दोनों सेल को क्या बोला जाता है, सिनर्जिड बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, सिनर्जिड। और इसके अलावा यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट होते हैं उन्हें एंटीपोलर्स कहते हैं। बीच में क्या प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट है। समझना, देखो क्या होगा कि अब जो पोलन ट्यूब है, वो पोलन ट्यूब जो है वो ग्रोथ शो करेगी, किसके टुवर्ड ग्रोथ शो करेगी, वो सिनर्जिड के टुवर्ड ग्रोथ शो करेगी। किसके टुवर्ड, सिनर्जिड। सिनर्जिड के टुवर्ड जो ग्रोथ शो कर रही है, इसके लिए कौन गाइड कर रहा है, इसके लिए गाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है फिलीफॉर्म एपरेटस। कौन, जो हमने पहले पढ़ा था कि सिनर्जिड के आसपास में हमें यहाँ पर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस रेस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को गाइड करने के लिए अप टू द सिनर्जिड। अब यहाँ पर क्या होगा, बट यहाँ पर तो सिनर्जिड के 2 सेल प्रेजेंट है। जैसे ये पोलन ट्यूब जो है वो मूव करते हुए यहाँ पर आ गई है, पोलन ट्यूब यहाँ पर आ गई। अब जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पर आई है, अब यहाँ पर कुछ चेंजिंग होगी, उसे ध्यान से समझना। इन 2 सिनर्जिड में से, ये जो 2 सिनर्जिड है, इनमें से किसी एक सिनर्जिड की डेथ हो जाएगी या एक सिनर्जिड है वो डीनेचुरेट हो जाएगा। अगर हम डीनेचुरेट टर्म यूज करते हैं, वो मोस्ट साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली माना जाएगा। 2 सिनर्जिड में से कोई एक सिनर्जिड जो सेल होगा वो डीनेचुरेट हो जाएगा। अब क्या होगा, इसके बाद में जो पोलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ होगी टुवर्ड द सिनर्जिड। कहाँ पर होगी, उसकी जो ग्रोथ होगी किसके टुवर्ड होगी, सिनर्जिड के टुवर्ड होगी। अब क्या होगा, आउट ऑफ 2 सिनर्जिड, आउट ऑफ 2 सिनर्जिड, जो 2 सिनर्जिड है उनमें से एक जो सिनर्जिड है, उसमें से एक जो सिनर्जिड है, 1 जो सिनर्जिड है वो डीनेचुरेट हो जाएगा। जो 1 सिनर्जिड का जो सेल है वो क्या हो जाएगा, डीनेचुरेट हो जाएगा। जो डीनेचुरेट होगा उसे हम बोलते हैं डीनेचुरेटेड सिनर्जिड बोलते हैं। डीनेचुरेट जो सिनर्जिड हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, डीनेचुरेटेड सिनर्जिड बोलेंगे। और जो डीनेचुरेट हुआ है वहां से यहाँ से क्या हो जाएगी, पोलन ट्यूब एंटर कर लेगी। जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ट्यूब क्या कर लेगी, अब जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब जो है वो पोलन ट्यूब एंटर कर लेगी। तो हम ये बोलेंगे यहाँ से क्या, जो डीनेचुरेट हुआ है वहां से जो पोलन ट्यूब है वो एंटर हो जाएगी। पोलन ट्यूब क्या हो जाएगी, पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। जैसे 2 सिनर्जिड के सेल है, कोई एक जो सिनर्जिड का सेल है वो क्या हो गया, डीनेचुरेट हो गया। जैसे ये डीनेचुरेट हुआ तो यहाँ से जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। इसे ध्यान से समझना। अब आप बोलोगे सर दूसरा जो सिनर्जिड का सेल पड़ा है उसे हम क्या बोलेंगे, जो दूसरा सिनर्जिड का सेल है इसे ये अभी तक भी है तो इस वजह से इसे बोलते हैं परसिस्टेंट। इसे क्या बोला जाएगा, परसिस्टेंट सिनर्जिड बोला जाएगा। जो डीनेचुरेट नहीं होता, जो डीनेचुरेट नहीं होता, जो दूसरा होगा जो डीनेचुरेट नहीं होगा, डू नॉट डीनेचुरेट। जो इनिशियली डू नॉट डीनेचुरेट, डीनेचुरेट कब डीनेचुरेट नहीं हुआ, क्या हमेशा के लिए नहीं होगा, नहीं, इनिशियली। जो इनिशियली डीनेचुरेट नहीं हुआ है, अभी भी प्रेजेंट है, उसे परसिस्टेंट सिनर्जिड बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो जो दूसरा सिनर्जिड है उसके ऊपर फोकस मत दो। एक जो सिनर्जिड का जो सेल था वो डीनेचुरेट हो गया है और जो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो आसपास के अंदर प्रेजेंट होगा यहाँ पर, बट उसके न्यूक्लियस से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको हम यहाँ पर गायब कर देते हैं क्योंकि उसे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो पोलन ट्यूब है उसके अंदर क्या क्या था। आप बोलोगे कि सर पोलन ट्यूब के टिप वाले पोर्शन के ऊपर तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, उसके बाद में 2 मेल गेमेट थे, क्योंकि जो 2 मेल गेमेट है वो कहाँ से बनने थे, जनरेटिव सेल से। जनरेटिव सेल के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन हुई थी जिसकी वजह से हमें 2 सेल बने थे, उसको हमने बोला था 2 मेल गेमेट्स, मतलब हर एक सेल को गेमेट बोला था तो इस वजह से 2 मेल गेमेट्स। इसका मतलब इस पोर्शन को मैं ऐसे जूम करके देखूँ, जैसे ये पोलन ट्यूब का ये पोर्शन है, तो इसका मतलब हमें टिप के ऊपर तो एक न्यूक्लियस दिखाई देगा। इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके बाद में पीछे जो हमें 2 सेल दिखाई देते हैं, उन 2 सेल को हम क्या बोलते हैं, मेल गेमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल गेमेट्स बोलते हैं। बट
आप एनसीईआरटी की डायग्राम के अंदर देखोगे, जब एनसीईआरटी की डायग्राम पोलन ट्यूब को इस एम्ब्रियो से के पास में लेकर आती है, या पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो से के अंदर एंटर होने वाली होती है, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त एनसीईआरटी के अंदर इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये तो हमने कब स्टडी किया था, जब जो पोलन ट्यूब है, ये जो कॉन्सेप्ट हमने कब डिस्कस किया था, कि जब जो पोलन ट्यूब है वो स्टाइल के अंदर ग्रो कर रही थी, किसके अंदर, वो स्टाइल के अंदर ग्रो कर रही थी, या उसकी जो ग्रोथ है वो ओवरी के अंदर थी, या वो ओवरी के अंदर आ गई थी। बट अब यहाँ पर जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो से के अंदर एंटर होने वाली है या एंटर हो चुकी है। जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो से के अंदर एंटर हो चुकी है या एंटर होने वाली होती है, उस वक्त देखो क्या होता है, उस वक्त जो ये पोलन ट्यूब है उसके अंदर हमें कुछ इस तरीके की कंडीशन नहीं दिखाई देगी, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके की कंडीशन दिखाई देगी। अब देखो क्या होगा, वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है उसका काम खत्म हो गया। उसका काम क्या था, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को मेंटेन करना, ताकि पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सेक तक पहुंच सके। अब वो एम्ब्रियो सेक तक पहुंच चुकी है, अब उसका कोई काम नहीं है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे जाकर किसी के साथ फ्यूज नहीं होने वाला। फ्यूजन किसका होता है, मेल गैमेट का होता है। तो अब क्या होगा, वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है वो पीछे चला जाएगा। जैसे सपोज करो, देखो हम किसी हाईवे पे जा रहे हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी में 2 घंटे तक कार चला सकता हूँ, तो मैंने 2 घंटे तक कार चलाई। अब 2 घंटे होने के बाद में मैं क्या करूंगा, मैं पीछे वाली सीट पे आ जाऊंगा। जो दूसरा जो होगा वो अब कार चलेगा, क्योंकि अब मैं इस कार को चला नहीं सकता, जो मेरी ड्यूटी दी हुई थी वो फिनिश हो गई है। ऐसा ही होता है क्या। दूसरा मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ते हो, अभी बायोलॉजी का पीरियड चल रहा है। जब 1.5 आवर या 1 आवर 15 मिनट तक बायोलॉजी का जब पीरियड चलता है, जब वो बायोलॉजी का पीरियड खत्म हो गया, फिर उसके बाद में एक दूसरा पीरियड लगेगा, फिजिक्स का लगेगा, केमिस्ट्री का लगेगा। बायोलॉजी के 2 लगते हैं, बॉटनी और जूलॉजी के अलग अलग लगते हैं, तो बॉटनी का खत्म हुआ, आप जूलॉजी का लगेगा। इसका मतलब क्या है, जब एक का काम खत्म हो जाता है तो उसी प्लेस को कंट्रोल करने के लिए कोई और आ जाता है। तो उसी तरीके से वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम खत्म है। अब इसका जो काम था पोलन ट्यूब की ग्रोथ को मेंटेन रखना, इस पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सेक तक पहुंचा लिया इसने। अब क्या होगा, यहाँ पर जो ये मेल गैमेट है ये तो आगे चले जाएंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। देखो इसे अच्छे तरीके से लर्न रखना। यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर टिप के ऊपर क्या दिखाई देगा, टिप के ऊपर तो दिखाई देगा मेल गैमेट। क्या दिखाई देगा, मेल गैमेट्स। यहाँ पर हमें मेल गैमेट्स दिखाई देंगे, और उसके बाद में जो होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा। ये डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर कर रही है, और ये लेबलिंग भी दी हुई है। तो यहाँ पर हमें जो दिखाई देगा, यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, 2 मेल गैमेट्स को, टिप के ऊपर तो 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। ये कब की बात है, जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर कर रही है। और उसके बाद में हमें क्या दिखाई देगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और इसकी लेबलिंग पूछी जाएगी नीट के अंदर, और आप मानकर चलो कि 80 से 90% जो स्टूडेंट्स है उस लेबलिंग को रॉन्ग करके आएंगे। इस वजह से नहीं कि उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता, बट उन्हें ये पता रहेगा कि टिप के ऊपर तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, उसके पीछे क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर फिनोमिना चेंज आ जाती है, क्योंकि अब वेजिटेटिव न्यूक्लियस का कोई काम नहीं रहा है, तो मेल गैमेट्स आके आ जाते हैं, और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो पीछे आ जाएगा। तो हमें पीछे की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, आगे की तरफ जो 2 सेल दिखाई दे रहे हैं ये मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसे हम मेल गैमेट, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो मेल गैमेट का न्यूक्लियस होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, मतलब ये जब डायग्राम आए तो टिप वाले पोर्शन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, मेल गैमेट्स। कहाँ से आ गए, ये जो पीछे जो थे वो अब आगे आ गए। तो यहाँ पर ऐसा हो गया। अब देखो आगे क्या होगा कि ये जो एक जो सिनर्जिड का सेल था वो तो डीजनरेट हो गया, और जो दूसरा था वो परसिस्टेंट है, और जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर हो गई है। पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेल गैमेट। अब ये मेल जो गैमेट है वो एक सेल के साथ फ्यूज होना चाहते हैं, दूसरा जो मेल गैमेट है दूसरे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होना चाहता है। बट ये फ्यूज कैसे होंगे, अभी तक भी पोलन ट्यूब की क्या है, सराउंडेड के अंदर मेम्ब्रेन बनी हुई है जो पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, क्योंकि ये आउटग्रोथ किसकी है, ये इंटाइन की आउटग्रोथ है। तो इसका मतलब क्या है कि अब इस पोलन ट्यूब को बर्स्ट करना है। तो क्या होगा, देखो पोलन ट्यूब एंटर हो जाएगी किसके अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर। कहां से एंटर हुई, सिनर्जिड वाले रीजन से एंटर हुई, जहां से एक सिनर्जिड जो था डीजनरेट हुआ वहां से। ऐसा नहीं है, अगर स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हो कि जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के पास में आती है एक सिनर्जिड डीजनरेट हो जाता है, दूसरा जो सिनर्जिड है वो अभी भी परसिस्टेंट रहेगा, वहां से पोलन ट्यूब एंटर होगी, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। पोलन ट्यूब वहीं से एंटर होगी जहां से जो सिनर्जिड डीजनरेट हो गया है। अब यहां से पोलन ट्यूब एंटर हो जाएगी एम्ब्रियो सेक के अंदर। फिर देखो क्या होगा, जो पोलन ट्यूब है, अब देखो इसके बाद में क्या होगा, जैसे सपोज करो, देखो मैं बनाता हूं, ये देखो ये पोलन ट्यूब है। इस पोलन ट्यूब के अंदर जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन जो है, उसकी जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है।
और जो आसपास में सेंट्रल सेल के अंदर जो प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल के अंदर जो रीजन है, यहाँ पर जो है मतलब इसके सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर हमें क्या दिखाई देगा कि जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन तो कम है बट सोलवेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अब इस केस में क्या होगा कि मतलब बाहर की तरफ पोलन ट्यूब के जो बाहर की तरफ मतलब सेंट्रल सेल के अंदर सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पोलन ट्यूब। तो ऑफ कोर्स चीज़ें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है। तो बाहर तो सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर सोलवेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ जो सोलवेंट है वो एंटर करेगा। क्या करेगा? एंटर करेगा। अब ये जो एंटर कर रहा है किससे कर रहा है? मेम्ब्रेन से कर रहा है। तो जब भी चीज़ों की मूवमेंट मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में होती है तो यहाँ पर सोल्यूट है, सोलवेंट है, ऑस्मोसिस जो है वो मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो ऑस्मोसिस है जिसके अंदर वाटर अंदर एंटर करेगा, सोल्वेंट अंदर एंटर करेगा, तो इसे एंडोऑस्मोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंडोऑस्मोसिस। इसमें क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। अब बड़ी होने के बाद में एक हद तक की बड़ी हो सकती है, उसके बाद में बर्स्ट हो जाएगी। तो आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है कि जो पोलन ट्यूब जो एम्ब्रियो के अंदर एंटर हुई है इसके अंदर एंडोऑस्मोसिस क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाया है कि जो ये जो ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मतलब आउटर एनवायरनमेंट से पोलन ट्यूब के अंदर एंटर कर रहा है जो विद रिस्पेक्ट टू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसे एंडोऑस्मोसिस बोला जाता है। और ये पोलन ट्यूब क्या हो जाएगी? बर्स्ट हो जाएगी। पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब क्या हो जाएगी? बर्स्ट हो जाएगी। मतलब पोलन ट्यूब जो है वो फट जाएगी, और जैसे ही फटेगी तो इसके अंदर क्या थे? टिप के ऊपर 2 मेल गेमेट थे, पीछे वेजिटेटिव न्यूक्लियस था। तो इसका जो कंटेंट है वो रिलीज हो जाएगा। कंटेंट जो है वो रिलीज हो जाएगा। किसके अंदर रिलीज हो जाएगा? वो रिलीज हो जाएगा सेंट्रल सेल के अंदर। किसके अंदर रिलीज हो जाएगा? इस सेंट्रल सेल का जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है, किसका साइटोप्लाज्म है? सेंट्रल सेल का। किसका? सेंट्रल सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब यहां तक ये रिलीज हो गया। अब रिलीज होने के बाद में क्या होगा? उसके रिलीज होने के बाद में क्या होगा? देखो इसमें कंटेंट में क्या क्या है। इस कंटेंट के अंदर हम बोलते हैं कि 2 तो मेल गेमेट है, 2 क्या है? 2 मेल गेमेट है, 2 मेल गेमेट्स है। और उसके अलावा क्या है? जो एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी है। एक हमें क्या यहाँ पर ऑब्जर्व होगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे जाकर डिजनरेट हो जाएगा। हाइड्रोलाइजिंग जो एंजाइम होते हैं इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस को डिजनरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इसको डिजनरेट कर देंगे, इसका कोई काम भी नहीं आगे। अब क्या होगा? देखो अब आगे क्या होगा। तो इसका मतलब अब हम ऐसी सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? ये पोलन ट्यूब जो है वो बर्स्ट हो गई है। बर्स्ट होने के बाद में यहाँ पर एक हमें मेल गेमेट दिखाई दे रहा है, ये दूसरा मेल गेमेट दिखाई दे रहा है। 2 हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? मेल गेमेट दिखाई दे रहे हैं जो इस एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सेक के अंदर हमें 2 मेल गेमेट दिखाई दे रहे हैं। ये सारा जो कंटेंट है वो सेंट्रल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया, या हम ये लिख सकते हैं कि ये एम्ब्रियो सेक के अंदर ये जो कंटेंट कहाँ पर प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रेजेंट है। इस चीज़ को अच्छे तरीके से लर्न रखना। तो 2 मेल गेमेट एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंट्रेंस ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक, कि पोलन ट्यूब की कैसे एंट्रेंस हुई, किसके अंदर? एम्ब्रियो सेक के अंदर। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या डिस्कस करते हैं कि चलो हमने ये मान लिया कि जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर जो मेल गेमेट थे वो मेल गेमेट पोलन ट्यूब से होते हुए कहाँ तक आ गए? वो आ गए एम्ब्रियो सेक के अंदर आ गए। कहाँ तक आ गए? एम्ब्रियो सेक के अंदर आ गए। अब समझना, देखो इसके प्रोसेस को, अब समझना, इस प्रोसेस को ध्यान से समझना। हमारे पास 2 मेल गेमेट है। ये जो दोनों हैं ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये मेल गेमेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसे? 2 मेल गेमेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं फ्यूजन। अब क्या होगा? मेल गेमेट फ्यूज होंगे। मेल गेमेट क्या होंगे? फ्यूज होंगे। किसके साथ? फीमेल के सेल के साथ फ्यूज होंगे। एक तो एक सेल होगा, दूसरा जो होगा वो सेंट्रल सेल होगा। उस सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ मेल गेमेट का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या लिख रहे हैं? फ्यूजन लिख रहे हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स। फ्यूजन ऑफ मेल। अब क्या होगा? अब होगा फ्यूजन होगा किसका? मेल गेमेट्स का फ्यूजन होगा। देखो क्या होगा। सबसे पहले ये जो सेल है, ये सेल कौन सा है? एक सेल। ये सेल कौन सा है? एक सेल। तो अब 2 मेल गेमेट थे। कितने मेल गेमेट थे? 2 मेल गेमेट थे। तो एक तो क्या होगा? एक हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे 1 मेल गेमेट। एक जो मेल गेमेट है वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? ये फ्यूज हो जाएगा किसके साथ? ये फ्यूज हो जाएगा। किसके साथ फ्यूज होगा?
एग सेल के साथ फ्यूज होगा। किसके साथ? एग सेल के साथ। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जब ये फ्यूज होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सिनगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनगेमी बोलते हैं, या इसे हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, या इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे हम? फर्टिलाइजेशन, या इसे हम ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, या हम इसे क्या बोलते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? ट्रू फर्टिलाइजेशन। अब मैं आपसे पूछूं कि जब मेल गेमेट फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज होगा तो उसके रिजल्ट में किसका फॉर्मेशन होगा? तो आपका आंसर सिंपल होगा कि सर जब एक सेल एक मेल गेमेट के साथ फ्यूज हो जाता है तो एक सेल और मेल गेमेट फ्यूज होकर आगे जाकर किसको बनाते हैं? जाइगोट को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? जाइगोट। तो इसका मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ट्रू फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में या सिनगेमी की रिजल्ट में किसका फॉर्मेशन होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? जाइगोट होगा। यहां पर देखो मेल गेमेट की नेचर कैसी थी? हैप्लॉइड नेचर थी। एक सेल की नेचर कैसी थी? हैप्लॉइड नेचर थी। तो जाइगोट की नेचर कैसी हो जाएगी? 2n हो जाएगी। हमने यहाँ पर जो सारा जो प्रोसेस पढ़ा है, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जो प्लांट है उसकी नेचर डिप्लॉइड है, तो मेल गेमेट हैप्लॉइड नेचर के बने थे, एक सेल हैप्लॉइड नेचर का बना था। अब यहाँ पर जो जाइगोट है, उस जाइगोट की नेचर कैसी होगी? डिप्लॉइड नेचर होगी। समझ में आ गया अच्छे तरीके से? यस और नो? अब जो दूसरा है उसके ऊपर अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये दूसरा जो मेल गेमेट इसका क्या होगा? दो मेल गेमेट क्यों थे? क्या दोनों मेल गेमेट ऐसा था क्या? एक मेल गेमेट अगर फ्यूज नहीं हो पाता, जो दूसरा बैकअप के अंदर वो फ्यूज हो जाता, कोई बैकअप के अंदर रखा हुआ था क्या? ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस जो दूसरा मेल गेमेट उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब उसका क्या रोल है? देखो ये जो सेल है, इस सेल को हमने क्या बोला था? सेंट्रल सेल। इसके अंदर जो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, इसे हमने क्या बोला था? पोलर न्यूक्लियाई बोला था। क्या बोला था? पोलर न्यूक्लियाई। और मैंने आपसे जब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जब हमने समझा था, तब मैंने आपको बार बार बोला था, अगर कोई भी आपसे पूछे पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या होती है, तो हमने क्या बोला था? इसकी प्लॉइडी हम हमेशा बताएंगे n+n बताएंगे। तो n+n बताएंगे। अब क्या होता है कि जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन हो गई, मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था साइमल्टेनियसली, हमने तो यहाँ पे फोकस दिया, बट अगर हम फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले या फर्टिलाइजेशन के वक्त अगर हम इस सेंटर के ऊपर फोकस करते तो यहाँ पर भी कुछ चेंजिंग होती। तो यहाँ पर देखो जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से कुछ टाइम पहले, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन मतलब ऐसा मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, मतलब नॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, अप्रोक्सीमेटली एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन या जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है? हमने तो यहाँ पे फोकस दिया, जाइगोट बन गया, बट यहाँ पर क्या हुआ? सेंटर के अंदर क्या हुआ? देखो वो भी आपको प्रोसेस अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो पोलर न्यूक्लियाई थे, ये जो पोलर न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं? ये जो n+n के कंडीशन में होते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद में ये किसको फॉर्म करते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। किसको फॉर्म करते हैं? ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई को। एक न्यूक्लियाई बनता है तो एक न्यूक्लियस बनता है तो हम न्यूक्लियस यूज़ करेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस को फॉर्म करेंगे। न्यूक्लियस सिंगुलर होता है, न्यूक्लियाई प्लूरल टर्म होता है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस को फॉर्म करेंगे, या हम इसे क्या बोलेंगे? इसे इसका एक दूसरा नाम है डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी बोला जाता है। ज़्यादातर कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है एनसीईआरटी के अंदर या नीट के एग्जाम के अंदर? सेकेंडरी न्यूक्लियस टर्म यूज़ किया जाता है, बट आपको पता होना चाहिए। इसे हम डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। जब सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी, अब इस सेकेंडरी न्यूक्लियस की नेचर कैसी है? 2n नेचर है। कैसी नेचर है? 2n नेचर। इसे अच्छे तरीके से लर्न रखना। डेफिनेटिव न्यूक्लियस की भी नेचर कैसी है? 2n, क्योंकि इसका ही दूसरा नाम है। अब जो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जो दूसरा जो मेल गेमेट था, दूसरा जो मेल गेमेट था, एक और जो मेल गेमेट था, मतलब दो मेल गेमेट थे, एक मेल गेमेट तो एक सेल के साथ फ्यूज हो गया, बाकी जो दूसरा बचा हुआ जो मेल गेमेट है, तो दूसरा जो मेल गेमेट है वो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। वो इसके साथ क्या हो जाएंगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे फ्यूज। और फ्यूजन होने की वजह से क्या बनेगा? एक न्यूक्लियस बनेगा जो 3n, क्योंकि 2n ये है। मेल गेमेट की नेचर कैसी होती है? n होती है। तो अब जो ये न्यूक्लियस बनेगा इसकी नेचर कैसी होगी? 3n होगी। न्यूक्लियस की फ्यूजन की बात कर रहे हैं, इसे बोला जाता है प्राइमरी, क्या बोला जाएगा इसे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोला जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना एक चीज, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यहाँ पर जो पहले जो आपको पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है, जब ये प्रोसेस चलेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, तो एक तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा? यहाँ पर हमें दिखाई देगा जाइगोट, और सेंटर में जो हमें पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा था, ये हमें
पहले तो सेकेंडरी न्यूक्लियस दिखाई देगा, उसके बाद में हमें यहाँ पर जो न्यूक्लियस दिखाई देगा जिसकी नेचर 3n होगी या ट्रिप्लोइड नेचर होगी, उसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस सेल को हम क्या बोल रहे थे, सेंट्रल सेल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, सेंट्रल सेल बोल रहे थे। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाती है, तो एक चीज और भी अच्छे तरीके से लर्न रखना कि अब जो सेंट्रल सेल होगा, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर एक बॉक्स में लिख रहा हूँ कि जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाती है, अब ये सेंट्रल जो सेल है इसे सेंट्रल सेल नहीं बोला जाएगा, ये चेंज हो जाता है किसके अंदर, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर। किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा रफ करता हूँ और अच्छे तरीके से यहाँ पे, चलो इस साइड में बना देते हैं। एक और हम ओव्यूल बनाते हैं, जो मतलब कुछ ये चेनिंग होने के बाद में जो स्ट्रक्चर है वो हमें कैसी दिखाई देगी, उसके ऊपर अभी हमारा फोकस रहने वाला है, उसके ऊपर हमारा अभी कुछ फोकस रहने वाला है। देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना। देखो क्या होगा अब ये होगा कि हमें सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस दिखाई देगा जिसकी नेचर कैसी होगी, 3n होगी, और इसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है उस सेल को क्या बोला जाएगा, ये जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है उस सेल को बोला जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोला जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। उस न्यूक्लियस को तो बोला जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर जो पहले एक सेल दिखाई दे रहा था, अब हमें यहाँ पर क्या दिखाई देगा, अब हमें यहाँ पर दिखाई देगा जाइगोट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, जाइगोट दिखाई देगा। अब जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर अब आगे जो इवेंट्स है या ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, आगे क्या फॉर्म करेगा, एंडोस्पर्म को या एंडोस्पर्मिक टिश्यू को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वो सारे इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद में हो रहे हैं, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं जो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बट एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर एक सिनर्जिड का सेल अभी भी प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ 3 एंटीबोडल सेल्स है, इनका क्या होगा। देखो जाइगोट जो है, जाइगोट के अंदर आगे कुछ प्रोसेस चलेंगे, डिवीजन का प्रोसेस चलेगा, तो ऑफ कोर्स उसे एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है, उसकी जो मैक्सिमम जो एनर्जी है वो एंडोस्पर्म से मिलेगी। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे जाकर एंडोस्पर्मिक टिश्यू को फॉर्म करेगा। टिश्यू हम किसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोला जाता है। इसमें डिवीजन होगी तो ग्रुप ऑफ सेल बन जाएंगे, उसे हम एंडोस्पर्मिक टिश्यू बोलते हैं, जो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ताकि ये जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो के अंदर चेंज हो जाए। एक चीज समझ में आई क्या मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रोसेस है ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट है। बट समझना देखो ध्यान से, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे जाकर ग्रुप ऑफ सेल को फॉर्म करेगा, उसे एंडोस्पर्मिक टिश्यू बोला जाता है। उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होगी वो जाइगोट यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा, और किस में चेंज होगा, एम्ब्रियो सेल के अंदर चेंज होगा। बट जब तक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म को फॉर्म करेगा तब तक भी तो जाइगोट को कुछ न्यूट्रिशन चाहिए इनिशियली भी, ताकि उसके अंदर कुछ प्रोसेस चलते रहे। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगी, तो स्टार्टिंग में जो जाइगोट को न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन आती है यहाँ से, जो एंटीपोडल सेल से ये डीजनरेट होंगे, एक सिनर्जिड का सेल ये भी डीजनरेट होंगे। तो ये एंटीपोडल सेल और जो सिनर्जिड का सेल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो एंटीपोडल जो सेल है, एंटीपोडल जो सेल है, और उसके अलावा कौन सा सेल, जो सिनर्जिड का जो सेल है, रिमेनिंग जो अभी सिनर्जिड का एक सेल है, वो भी क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। और डीजनरेट होने के बाद में जो उसकी न्यूट्रिशन होगी वो यूटिलाइज करेगा। कौन यूटिलाइज करेगा, उसके बाद अंदर जो मतलब इनके अंदर जो भी न्यूट्रिशन थी वो यूटिलाइज करेगा। कौन यूटिलाइज करेगा, इट विल बी यूटिलाइज बाय जाइगोट। ये जाइगोट से यूटिलाइज होगी तब तक जब तक एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन ना हो जाए, और उतनी ही उनके अंदर न्यूट्रिशन होती है जब तक वो एंडोस्पर्म ना बने, या एंडोस्पर्म जब तक बन जाए तब तक उतनी ही न्यूट्रिशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है जो जाइगोट यूटिलाइज कर लेता है। आगे समझ में, तो ये चीज़ अब आगे जाइगोट किस तरीके से एम्ब्रियो के अंदर चेंज होगा, और प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल ये है एंडोस्पर्म को कैसे फॉर्म करेगा वो हम आगे समझेंगे। बट अब यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हमें समझनी है वो अच्छे तरीके से लर्न रखनी है कि जाइगोट की जो नेचर है यहाँ पर 2n है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की नेचर कैसी थी, 3n थी। जाहिर सी बात है इस सेल की नेचर कैसी होगी, 3n। इससे आगे जाकर एंडोस्पर्म जो बनेगा वो माइटोसिस से बनेगा, उसकी भी नेचर कैसी रहने वाली है, 3n ही रहने वाली है। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से लर्न रखना। यहाँ पर देखो समझो, जब भी मेल का गैमेट अगर
फीमेल के सेल के साथ फ्यूज़ होता है तो उसके लिए हम कॉमनली फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑफ कोर्स मेल का गैमेट अगर हम नॉर्मल सिचुएशन के अंदर देखें तो वो हमेशा एक सेल के साथ फ्यूज़ होता है, इसलिए हम उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बट यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो दो चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। एक चीज़ तो हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज़ होता है और किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, इसलिए से हम फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि दूसरा जो मेल गैमेट है वो भी किसी सेल के साथ फ्यूज हो रहा है। ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है जिस सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट था, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट था, ये सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट था। तो ये सेंट्रल सेल किसका पार्ट है, फीमेल सेल का ही पार्ट है। तो इस फीमेल सेल के साथ भी मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है। एक तो ट्रू फर्टिलाइजेशन होती है और जो सेकंड जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। सेकंड जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, सिनगेमी बोला जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियाई थे और 1 मेल गैमेट के अंदर 1 न्यूक्लियस था। मतलब अब ये तीनों क्या हो गए, फ्यूज हो गए। मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि 2 न्यूक्लियस का कंटेंट था इसके अंदर। जैसे पोलर न्यूक्लियाई के अंदर 2 न्यूक्लियाई थे, ये किसको फॉर्म करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस को, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक और न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है। तो अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस के अंदर यहाँ तक कितने न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, 2 ये फ्यूज हो गए और ये इन्होंने फॉर्म कर लिया 2n को, इसके साथ एक और फ्यूज हो जाता है। तो 3 बार न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इस वजह से इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। ट्रिपल फ्यूजन, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से लर्न रखना, ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। जैसे इसे हम सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो सिनगेमी टर्म ट्रिपल फ्यूजन के लिए यूज नहीं होगा। सिनगेमी टर्म हम तब यूज नहीं करेंगे जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, इसे सिर्फ ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उनके अंदर क्या होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर 2 बार तो फर्टिलाइजेशन होती है। ऑफ कोर्स एक ट्रू फर्टिलाइजेशन होती है, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है, बट होता तो है। तो एक चीज़ हमें लर्न रखनी है कि एंजियोस्पर्म प्लांट जो है, एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट की करेक्टरिस्टिक ये प्रॉपर्टी है, ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। करेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया कि ऐसी कंडीशन या ऐसी प्रॉपर्टी हमें जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा के अंदर, टेरिडोफाइटा के अंदर या हमें थैलोफाइटा के अंदर नहीं दिखाई देता, या एल्गी के अंदर ये कंडीशन नहीं दिखाई देती है, सिर्फ हमें एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ही दिखाई देती है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार तो ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ है और दूसरी बार क्या हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पर एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ, यहाँ पर दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होगा, तो 2 मेल गैमेट फ्यूज हुए, इस वजह से इसे हम क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, और क्या हुआ यहाँ पर, ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, जिसकी वजह से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर है, जो आगे जाकर एंडोस्पर्म को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक चीज याद रखना, जिम्नोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म बनता है, बट उसकी नेचर कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। बट एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है उसकी नेचर कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, एंजियोस्पर्म प्लांट की, हमें कहीं पर भी नहीं दिखाई देगी। एक दूसरा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, एक तो ये चीज हो गई, अब एक दूसरी चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं, कितने गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर न्यूक्लियस कितने पार्टिसिपेट करते हैं, बताओ। देखो, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, 2 न्यूक्लियस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे ट्रू फर्टिलाइजेशन में, और उसके बाद में ये 2 न्यूक्लियस ये हो गए, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, एक ही हो गए 5। देखो समझ में आया आपको। देखो 1 एक सेल का न्यूक्लियस हो गया, 2 पोलर न्यूक्लियर के न्यूक्लियस हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। तो फीमेल साइड से 3 न्यूक्लियस आ गए, और 2 मेल गैमेट के न्यूक्लियस हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 5 न्यूक्लियस। मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं, 5 न्यूक्लियर पार्टिसिपेट करते हैं। गैमेट देखे तो कितने गैमेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक सेल जो एक गैमेट को रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेट, यहाँ पर मेल गैमेट। बट सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई ये गैमेट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो गैमेट है वो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितने गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 3 होगा, क्योंकि 2 मेल गैमेट 1 एक सेल, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने समझा किस तरीके से पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गई है। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है,
फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज होकर जाइगोट को फॉर्म करते हैं उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर जाइगोट ने डिवाइड किया, उसे 2 सेल भी बन गए, अब वो फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं माना जाएगा, वो फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट में कंसीडर किया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मानते हैं, जिसके अंदर हम समझेंगे किस तरीके से ये जाइगोट एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म को कैसे फॉर्म करेगा, ओव्यूल सीड को कैसे फॉर्म करेगा और ओवरी फ्रूट को कैसे फॉर्म करेगी। तो अभी अगर हम चैप्टर के हिसाब से देखें, एक हमारा ब्रॉड टॉपिक अभी लास्ट का रिमेनिंग है, जिसे बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये चैप्टर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन हमने डिस्कस कर लिया, जहाँ पर किस तरीके से गैमेट बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, वो हमने डिस्कस किया, और पोलिनेशन भी आता है प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट के अंदर। फिर फर्टिलाइजेशन का इवेंट हमने डिस्कस किया, जिसमें पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो आता है, उसके बाद में किस तरीके से पोलन ट्यूब एंटर करती है और पोलन ट्यूब किस तरीके से जाइगोट को फॉर्म करती है, वो भी हमने डिस्कस किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना थी, ऐसे नहीं है कि वो कहीं से भी एंटर करेगी, मतलब वो माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर करती है, अगर किसी दूसरे पार्ट से भी एंटर करती है तो भी पोलन ट्यूब ग्रो करते हुए आएगी कहाँ तक, माइक्रोपाइलर रीजन के टूवर्ड ही आएगी, वहाँ एम्ब्रियो से के उस रीजन के टूवर्ड आएगी जो माइक्रोपाइलर के पास में होता है। फिर उसके बाद में एक सिनर्जिड सेल डिजनरेट होता है, फिर अंदर जाती है, फिर उसके अंदर सॉल्वेंट एंटर करता है, वाटर का कंटेंट एंटर करता है, ज़्यादा वाटर का कंटेंट आने की वजह से बर्स्ट हो जाती है, और बर्स्ट होने की वजह से जो कंटेंट रिलीज होता है, और फिर एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। सो बाय टू ऑल ऑफ यू, चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज से कुछ और हम चेंजिंग कर रहे हैं, पहले जैसे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था, अब इस वीडियो के बाद में लेक्चर एंड होने के बाद में मैं 1 या 2 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे लिखूँगा बोर्ड के ऊपर, जिनके आपको आंसर देने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। देखते हैं कि किन के आंसर राइट होते हैं या रॉन्ग होते हैं। अगर आप कुछ टाइम के बाद में देखोगे तो मैं कमेंट को पिन कर दूंगा कि करेक्ट आंसर क्या है, तो आप जब ये वीडियो देख लो तो उसके बाद में डिसाइड कर लेना कि आपका आंसर रॉन्ग है या राइट है। और ये जो सिलसिला है आगे वाले वीडियो में भी हम कंटिन्यू रखेंगे और इसी तरीके से हम करेंगे। सो बाय टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद में मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपको लास्ट में शो हो जाएंगे। बाय।